हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी सीसेट के लिए यह हमारी एक खास सीरीज चल रही है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले यूपीएससी सीसेट एग्जाम के लिए ये लेक्चर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कवर कर लिया है, हमने नंबर सीरीज कवर कर लिया है। अब हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमने एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक भी कवर कर लिया है, तो हमारी ये मैथ की प्लेलिस्ट है अलग से, आप इसको जाकर के देखो। हर एक लेक्चर आपको एक सीक्वेंस में मिलेगा। एंजॉय करिए, खूब सारा पढ़िएगा और सीखिएगा इन लेक्चर से। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम होगा परसेंटेज। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं परसेंटेज को। और परसेंटेज का ये पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद एक वीडियो और आपको परसेंटेज पे देखने को मिलेगी। ठीक है, बट शुरू करने से पहले एक खास इंफॉर्मेशन आप दोस्तों के लिए रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। एडुटैप आप लोगों के लिए एक ऐसी गाइड बुक लेकर के आया है जिसमें सीसेट की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाना है आपको। क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, कौन से टॉपिक मैथ में इंपॉर्टेंट है, कौन से रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में कैसे पढ़ना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और हमारे कोर्स से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन भी इस गाइड बुक में मिलती है। और ये आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है, जीरो कॉस्ट पे। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और इसको डाउनलोड कर लेना है, बहुत काम आएगी। यकीन मानिए, एक कॉपी आपके पास इसकी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं, थोड़ा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। धैर्य के साथ ये पूरी क्लास देखिएगा। अगर आप पेशेंस के साथ इस क्लास को देखेंगे, बहुत कुछ समझ में भी आएगा और चीज़ों को, जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको समझने के लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम है परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रतिशतता बोलते हैं हिंदी में, प्रतिशतता। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। ठीक है, क्या होता है? आउट ऑफ 100, यानी कि हमेशा कंपेयर करना किसी भी डाटा को 100 के कंपैरिजन में, वही परसेंटेज होता है। ठीक है, जहां मर्जी से आप कुछ भी कंपेयर कर लीजिए। जैसे पूछा गया कि किसी बच्चे के 500 में से अगर 400 नंबर आए तो बताइए उसका स्कोर कितने परसेंट है। तो दैट मीन्स जिस तरीके से ये पार्ट, इसका जितना पार्ट होगा, ये नंबर इसका जितना पार्ट होगा, तो 100 के कंपैरिजन में हमें शो करना है कि वही रेशियो कितना बनेगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा तो आपको एक फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो एक फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उस फ्रैक्शन के अंदर हमेशा क्या चीज ध्यान रखनी है? जैसे एक फ्रैक्शन है a/b, तो न्यूमरेटर में हमेशा इंपैक्ट होता है। क्या होता है? इंपैक्ट होता है। और डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है। ठीक है, बेसिक वैल्यू होती है। ठीक है, 100% वैल्यू होती है डिनोमिनेटर के अंदर। यानी कि जो बात पूछी जाए, जो आपसे पूछा जाए, जो पूछा जाए या जो दिया गया हो, जो दिया गया हो, वो हमेशा कहां पूछ दिया जाएगा? आपको न्यूमरेटर में। और जिसमें से पूछा गया हो, जिसमें से पूछा गया हो, पूछा गया या जिसमें से दिया गया, वो पार्ट हमेशा कहां होगा? वो डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, तब आप एक फ्रैक्शन बनाएंगे और फ्रैक्शन बनाने के बाद फिर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे यहां पे बोला गया है कि एक बच्चे के 500 में से 400 मार्क्स आए, तो बताओ कितने परसेंट आए। तो उसके कितने मार्क्स आए, यानी जो पूछा गया है वो 400 है। किस में से पूछा गया? 500 में से। ठीक है, तो एक फ्रैक्शन बन गया हमारे पास 4/5। और जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 से जाएगा 20, तो आपका जो आंसर होगा वो 80% होगा। यहाँ पे बात समझ में आई? तो जो बात पूछी जाए हमेशा वो न्यूमरेटर में होगी, जो दिया गया हो वो भी न्यूमरेटर में होगा, और जिसमें से पूछा गया हो या जिसमें से दिया गया हो वो हमेशा डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरी बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको किसी भी डाटा को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन परसेंटेज, ठीक है, या आपको परसेंटेज को रिमूव करना है, ठीक है, परसेंटेज को रिमूव करना है, तो आपको क्या करना है? तो जब भी आपको किसी भी डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे।
क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे 3/5 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 1/2 को करना है, 4/7 को करना है, तो इनको हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ये 5 से 100 से मल्टीप्लाई किया तो दैट इज इक्वल टू 60%। जैसे इसको 1/2 को कन्वर्ट करना है तो वह 2 से गया तो कितना हो गया, 50%। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है किसी भी डाटा को, तो 100 से मल्टीप्लाई करके ही करना है। बात समझ में आया। उसके बाद जब भी रिमूव करनी होगी परसेंटेज, तो हमेशा क्या करेंगे, या तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाय 1/100, ठीक है, या हमेशा उसको डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 100, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई डाटा है 30%, यहां से परसेंटेज को हटाना है, तो या तो आप इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर लो या 100 से डिवाइड कर लो, तो आप इसको क्या लेके जाएंगे, 3/10। लेकिन एक बात, ये बात बड़े ध्यान से समझिएगा कि जब भी हमें कोई डाटा परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तब भी हमारे पास एक फ्रैक्शन होना चाहिए, और जब भी परसेंटेज को रिमूव करेंगे जो भी वैल्यू आएगी वो भी फ्रैक्शन में आएगी। तो इस पूरी परसेंटेज की जड़ एक फ्रैक्शन है। जब तक आपको फ्रैक्शन पे काम करना आ गया तो मतलब आपका परसेंटेज का सवाल नहीं रुकेगा। और फ्रैक्शन के लिए ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है कि जो बात आपसे पूछे जाए वो न्यूमरेटर में होगी, जिसमें से पूछा जाए वो डिनोमिनेटर में होगी। बात समझ में आई सबको? तो इतनी सी बात आपको परसेंटेज से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमेशा जब भी कैलकुलेट करना हो परसेंटेज को, तो मल्टीप्लाई करो 100 से, और हटाना हो तो डिवाइड करो 100 से, ठीक है। और भी थोड़ी बहुत शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हो। जैसे कोई डाटा आपको निकालना है, सपोज कि आपको 95% कैलकुलेट करना है किसी भी नंबर का, 1800 का, सपोज कहीं भी, तो आप इसको थोड़ा इस तरीके से सोच सकते हो कि ये 100% माइनस 5% है, क्योंकि कोई भी वैल्यू खुद में 100% होती है। तो 1800 हो गया। फिर आप इसका कैलकुलेट करना, आपको 6 वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। किसी भी नंबर का 100% क्या होता है, किसी भी नंबर का 50% क्या होता है, और किसी भी नंबर का 25% क्या होता है। जैसे मेरे पास एक नंबर 1800 ही है, मुझे इसका 100%, 50% और 25% ही कैलकुलेट करना है। तो आप देखो कि 100% वो नंबर खुद ही होता है, तो 1800 ही होगा। 50% के लिए इसका हाफ कर दीजिए, तो 1800 का हाफ कितना हो गया, 900। फिर 1800 का 25 मतलब हाफ का हाफ कर दो तो कितना आ गया, 450। ये 3 वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। इसके अलावा आपको 10%, 5% और 1% भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। 10% क्या होता है, जब भी किसी नंबर का 10% लेना हो तो राइट की तरफ से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो यानी यहां 100%, इसका 10% क्या होगा, 180। और जब 1% लेना हो तो 2 डिजिट के बाद लगा दो उधर से, राइट से, तो इसका 1% होगा 80। अगर 5% लेना है तो पहले 10% कैलकुलेट करो, उसका हाफ कर दो तो 5% आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप किसी भी वैल्यू को आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे विदाउट मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय 100 किए भी, ठीक है। जैसे आपको यहां से 5% कैलकुलेट करना है, तो इसका 10% होगा 180 और इसका हाफ होगा 5% यानी 90। तो आप इसी को बोल सकते हो कि जो राइट आंसर होगा वो 1710 होगा। हो गया कैलकुलेट, कोई परेशानी नहीं है, बड़े आराम से चीजें निकलती चलेंगी। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको 63% कैलकुलेट करना है ओ 1400, तो आप इसको सिंपली ऐसे सोच सकते हो कि ये 50% है प्लस 10% है प्लस 3% है, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। इसका 50% 700, इसका 10% 140, इसका 3% 42, जब ऐड करोगे तो 882, ठीक है। कहां से परेशानी आई, जितना सिंपलीफाई कर पाओ, जितना ब्रेक करके सोल्व कर पाओगे उतना ही बेटर रहेगा हमेशा, ठीक है। जैसे आपको किसी नंबर का सपोज 52% ही कैलकुलेट करना है, ठीक है, 1700, तो आप इसको सिंपली ब्रेक करो ना कि ये 50% प्लस 2% होगा, है ना, जो मर्जी हो। लेकिन इन 6 वैल्यूज को अगर आपको कैलकुलेट करना आ गया तो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है। वैसे भी यूपीएससी सीसेट में आप अगर सिंपल तरीका भी जानते हैं ना ये वाला, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये सब चीजें तो बैंक वैंक के एग्जाम होते हैं या दूसरे वहां ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। यूपीएससी सीसेट में इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी, ठीक है भाई। चलो, उसके बाद ये बेसिक फ्रैक्शन होते हैं, इनको लिख लेना, इनकी बहुत बार जरूरत पड़ेगी आपको। ये बेसिक फ्रैक्शन क्या होते हैं,
बेसिक फ्रैक्शन बनते हैं बच्चे हमेशा जब भी आप कोई भी वैल्यू खुद में, एक कंप्लीट फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, ठीक है। 1 एक कंप्लीट फ्रैक्शन होता है और कंप्लीट फ्रैक्शन की वैल्यू 100% होती है, ठीक है। क्या होती है? 100%। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करते चले गए। जैसे 1 को 2 से डिवाइड किया तो इधर 1/2 आ गया, इधर 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50% आ गया। तो 1/2 की वैल्यू कितनी होगी? 50%। जैसे इधर 1 को 3 से डिवाइड किया तो 1/3, और इसको 3 से डिवाइड किया तो 33 1/3 या 33.33%। अब इसको 1 को 4 से डिवाइड किया तो 1/4, और 100 को 4 से डिवाइड किया तो 25%। 1 को 5 से डिवाइड किया 1/5, 100 को 5 से डिवाइड किया 20%। 1 को 6 से डिवाइड किया 1/6, और 100 को 6 से डिवाइड किया 16 2/3। ऐसे ही सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करते चलेंगे तो ये फ्रैक्शन बन जाएंगे, और ये फ्रैक्शन आप लिख लो, ठीक है, नोट्स बना लो इनके, ताकि जब भी परसेंटेज का कहीं भी यूज हो और इन परसेंटेज से रिलेटेड कुछ भी आए, इन फ्रैक्शन से रिलेटेड, आप उसे देख के यूज कर पाओ, ठीक है। बहुत बार यूज होगा, 1-2 बार नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहां यूज हो सकता है? जैसे नॉर्मली बोल दिया उसने कि 87.5% कैलकुलेट करना है आपको, किसका? 1248 का, ठीक है भाई। 87.5% कैलकुलेट करना है 1248 का। कैसे कैलकुलेट करोगे? मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये जानते हैं ना कि ये तो 100% -12.5% होता है, ठीक है। 100% का मतलब तो ये नंबर खुद ही है, और -12.5 का फ्रैक्शन होता है। यहां पे देखो, ये देखो कहां गया, ये रहा। 12.5 का फ्रैक्शन होता है 1/8, ठीक है। तो यानी कि आपको इसका 1/8 और लेना है, 1248। तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये 8 से गया 156, ठीक है। तो अगर इसको 8 दे दूं तो ये 1256, 1100, फिर तो ये 1092 बचेगा, ठीक है। 1092 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, ये यूज होगा फ्रैक्शंस का, ठीक है। तो इतनी बेसिक बातें सबको समझ में आ गई भाई। सबसे पहली बात क्या पता होनी चाहिए थी कि हमारा जो परसेंटेज है उसका मतलब क्या है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब है प्रतिशतता आउट ऑफ 100। जब कोई भी फ्रैक्शन बनाओगे तभी उसको कन्वर्ट कर पाओगे। फ्रैक्शन कैसे बनेगा? न्यूमरेटर में इंपैक्ट आता है, जो बात पूछी जाए या जो दिया गया हो, और जिसमें से पूछा जाए या जिसमें से दिया गया वो डिनोमिनेटर में आता है। फ्रैक्शन बन गया, आपकी कहानी आसान हो जानी है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट इन परसेंटेज, रिमूव परसेंटेज, आपको पता हो कैसे करते हैं। उसके बाद आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके बाद आपको ये बेसिक फ्रैक्शन आने चाहिए। अब आप रेडी हो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बात समझ पाए सारे? चलो, तो अब क्वेश्चंस की बारी है। 1 बाय 1 क्वेश्चंस पे चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे चलने से पहले फ्रैक्शन का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके परसेंटेज को, टॉपिक को थोड़ा मजबूती देगा, आधार देगा। क्या है देखो, 2 numbers are 20% and 30% ग्रेटर देन थर्ड नंबर, देन इन सभी क्वेश्चन का आंसर करना है। देखो 2 नंबर है, ये पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर है, और ये थर्ड नंबर है। वो क्या कह रहा है कि जो 2 नंबर हैं वो तीसरे नंबर से, थर्ड नंबर से 20 और 30% ग्रेटर है। अगर मैं कहूं कि तीसरा नंबर 100 है तो पहला नंबर 120 है और दूसरा नंबर 130 है, ठीक है। क्योंकि 100 से ही कंपेयर करना है हमेशा। जहां भी परसेंटेज में ग्रेटर लेस ये वो हो, जहां परसेंटेज आ जाए, एक डाटा को 100 एज्यूम कर लो, बाकी दोनों को, क्योंकि परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 ही होता है, समझ रहे हो। तो अगर तीसरा नंबर 100 है तो पहला 120 होगा और दूसरा 130 होगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो एक नंबर 120 है, दूसरा नंबर 130 है, तो इन दोनों नंबर्स में रेशियो क्या होगा? 12:30, ठीक है, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर बी देखो, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। किसको पूछा है? फर्स्ट नंबर को। किससे पूछा है? सेकंड से। तो 120 बाय 130 इंटू 100। उसके बाद आप इसको आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहां पे मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं आपको कि फ्रैक्शन कैसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर निकालना पर्पज नहीं है। अगर आपको फ्रैक्शन बनाना आ गया, फ्रैक्शन में गड़बड़ मत कर देना कभी, ठीक है।
सेकंड देखो, सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर। अब पूछा है सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर 130 है और पूछा है कि पहले नंबर का कितने परसेंट है, तो 130 बाई 120 इंटू 100। ठीक है, क्योंकि अब सेकंड नंबर को पूछा है तो जिसको पूछा है वो आपका न्यूमरेटर में होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे नेक्स्ट है, फर्स्ट नंबर इज हाउ मच लेस देन द सेकंड नंबर। ये पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना लेस है, तो ये इससे कितना लेस है, 10 लेस है। लेकिन कंपेयर किससे किया गया है, सेकंड नंबर से, तो डिनोमिनेटर में 130 होगा और इंटू 100। बात समझ में आई। तो यहां कैलकुलेशन हमारा पर्पज नहीं है, पर्पज है फ्रैक्शन बनाना, क्योंकि फ्रैक्शन बन गया तो क्वेश्चन तो सही हो ही जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे सेकंड नंबर इज हाउ मच ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर भी इससे 10 ही ग्रेटर है, अगर ये इससे 10 लेस है तो ये इससे 10 ग्रेटर है, लेकिन अब कंपेयर फर्स्ट नंबर से किया गया है तो डिनोमिनेटर में फर्स्ट नंबर होगा, तो 10 बाई 120 इंटू 100। क्लियर है, तो इस तरीके से फ्रैक्शन बनेंगे, और अगर आपको फ्रैक्शन बनाना आ गया तो परसेंटेज आपके लिए बहुत बड़ा गेम नहीं होगा। बात को समझ पाए सारे। चलो अब और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वन बाय वन करके चीजों को समझिएगा और आंसर करिएगा। पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है, देखो तो, टू नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली, हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन फर्स्ट। अब तीन नंबर है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और ये आपका थर्ड नंबर है। ठीक है, वो कह रहा है कि टू नंबर आर लेस देन बाय 30 एंड 37%। अगर थर्ड नंबर 100 है तो पहला नंबर 30 लेस होगा यानी 70 होगा, और जो दूसरा नंबर है वो 37 लेस होगा यानी 63। तो अब क्या कह रहा है, हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन फर्स्ट। ये नंबर, ये जो नंबर है ये इससे कितना लेस है, तो ये नंबर इससे 7 लेस है, तो ये 7, लेकिन पूछा किससे है, लेस देन फर्स्ट, तो डिनोमिनेटर में 70 आएगा। तो 7 इंटू 70, तो ये 7 से कैंसिल हो गया 10, फिर ये 1 0 जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 10%। तो जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितना लेस है, 10%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है जी सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन बाय वन करके वीडियो पॉज करते रहें और क्वेश्चंस को साथ के साथ बनाते रहें। देखो जैसे, if 16 2 by 3% of a number is added to number itself, then resultant number become 4956, find the original number। वो कह रहा है कि अगर किसी नंबर में उसी का 16 2 by 3% ऐड कर दे। अब बच्चे देखो, एक तरीका तो ये है कि मान लीजिए नंबर x है और इसी में इसका 16 2 by 3% ऑफ x ऐड कर दो, तो दैट इज इक्वल टू होगा 4956। अब आप यहां से x को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इतना लेंथी क्यों बनाना जब हमें फ्रैक्शन की डेफिनेशन पता है। 16 2 by 3% को आप कैसे लिखोगे, फ्रैक्शन मैंने बताया है, ये बनेगा 50 by 3, परसेंटेज हटेगी इंटू 100, तो ये गया 2, तो ये दैट इज इक्वल टू होगा 1/6। हमें पता है कि ये ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर होता है और ये इंपैक्ट होता है जो भी चीज बोले। अब अगर ओरिजिनल नंबर 6 है तो इंपैक्ट क्या हो रहा है, इंपैक्ट ये हो रहा है कि उसके अंदर इतने परसेंट उस नंबर का ऐड हो रहा है, तो यानी कि ये उसमें ऐड हो जाएगा, ये इंपैक्ट है। तो 6 में एक ऐड होकर नया नंबर क्या बन जाएगा, 7। ठीक है, और नया नंबर कितना है, 4956, तो इस 7 की वैल्यू 4956 है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, ये 7 से गया 7, फिर 0 8, तो इस 6 की वैल्यू क्या होगी, इनटू कर दो 708, तो ये होगा 4248। तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो 4248। तो हमारे जो सवाल का जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा यहां से। ठीक है, इस तरीके से आप इस टाइप की चीजों को कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये यूज है फ्रैक्शंस का, ताकि इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ना हो और आराम से ऐसे सॉल्व हो जाए। ठीक है जी, कहानी समझ पा रहे हैं सारे। चलो नेक्स्ट देखो, जैसे सेम नंबर है बिल्कुल, इफ 11 1/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम 900। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। 11 1/9%, 11 1/9 का मतलब है 100/9,
परसेंटेज का नाम का 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/9। तो ये ओरिजिनल नंबर है, ये इंपैक्ट है ना। तो यानी कि अगर ओरिजिनल नंबर 9 है, इंपैक्ट क्या हो रहा है, वो ऐड हो रहा है। अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा होता तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर ओरिजिनल नंबर 9 है तो न्यू नंबर कितना होगा, 1 ऐड होके 10। अब वो कह रहा है कि नया नंबर बन गया 900, तो 10 की वैल्यू 900, तो 1 की वैल्यू कितना, 1 की वैल्यू 90, तो 9 की वैल्यू 9 इंटू 90, यानी कि कितना 810। तो जो राइट आंसर है यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर 3 है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है, जल्दबाजी में तो नहीं है, धीरे धीरे करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको भी बराबर से मेहनत करनी है इन चीजों पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इफ 16 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम 116 2/3% ऑफ इटसेल्फ। कि अगर किसी नंबर में, मान लीजिए वो नंबर x है, अगर उसमें 16 ऐड कर दें तो वो नंबर 116 सहित 2/3% ऑफ इटसेल्फ यानी x बन जाता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे। और मैं कहता हूं कि अगर आपने परसेंटेज पढ़ी है तो आप वो नंबर इतना हो जाता है, इतना हो जाने का मतलब ये है, आप इसको लिख सकते हो 100% प्लस 16 2/3% लिख सकते हो। 100% तो 1 होता है और 16 2/3 होता है 1/6, तो ये बन गया 7/6। ये क्या है, ओरिजिनल नंबर, ये क्या है, इंपैक्ट। ठीक है, तो अगर हमारा ओरिजिनल नंबर 6 है तो न्यू नंबर कितना बन जाता है, 7, क्योंकि इस बार उसने बोला है कि रिजल्ट बिकम्स दिस। ठीक है, तो मतलब रिजल्ट ये बन गया। तो यानी पहले अगर नंबर 6 था तो 16 ऐड करने पे 7 बन गया। तो ऐड कितना हो रहा है, देखो 1, और ऐड कितना हुआ है 16, तो ओरिजिनल नंबर कितना 6 इंटू 16 यानी कि 96। और अगर अब पूछे तो 7 इंटू 16 वो नंबर है 112। बट हमें तो ओरिजिनल नंबर बताना है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। बात समझ में आई। चलो आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बार घुमा फिरा के सवाल देता है, यूपीएससी का लेवल ये होगा। ठीक है, यूपीएससी का लेवल ये होगा, इस तरीके से चीजें आपसे पूछी जाएंगी स्टेटमेंट बेस्ड। जैसे यहां क्या कह रहा है, देखो ₹X is distributed among A, B and C such that A got 20% of the amount। ठीक है, कि X रुपीज है वो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, किसमें, A में, B में और C में। A got 20% ऑफ द अमाउंट, तो X का 20% होगा 0.2x। ठीक है, हु अमंग द गिवन 3 पर्सन रिसीव्ड द लीस्ट अमाउंट, किसको सबसे कम अमाउंट मिला ये हमें बताना है। तो यहां पे A की वैल्यू जो है वो 0.2x है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 क्या है, देखो स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय B एंड C इज 10% ऑफ द टोटल अमाउंट। ठीक है, कि अब देखो B और C का जो टोटल अमाउंट बचा है वो 0.8x बचा है। 0.8x कैसे बचा है, क्योंकि टोटल x है तो x में से a का अमाउंट माइनस कर दो, तो B और C के पास कितना बचा है 0.8x। और B और C का जो डिफरेंस है वो B और द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट रिसीव्ड बाय B एंड C इज 10% ऑफ टोटल, इसका 10% यानी 0.x। तो जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आपको B की वैल्यू भी पता चल जाएगी और C की वैल्यू भी पता चल जाएगी, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको कभी भी आंसर नहीं निकालना होता, क्योंकि यहाँ ये पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनफ है ये बताने के लिए। तो हमें पता चल जाएगा कि B को ज्यादा मिला होगा और C को उससे कम मिला होगा, तो C को सबसे कम मिला। तो यानी स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है, इससे आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 देखो, स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहा है भाई कि द अमाउंट रिसीव्ड बाय C इज 7/9 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय B, यानी कि जो C को अमाउंट मिला वो 7/9 ऑफ B है। तो यानी कि C और B के अमाउंट का रेशियो 7:9 होगा, और B और C के पास जो टोटल अमाउंट है वो 0.8x है। तो आप 0.8x को यहां डिवाइड कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। और C के पास कम आएगा, तो यहां से भी पता चल गया हमें
कि सी के पास सबसे लीस्ट अमाउंट है। ठीक है, मतलब ए के पास लिस्ट होगा, यहां से भी ए के पास ही लिस्ट होगा, क्योंकि अगर इन दोनों का सम करोगे तो बी के पास 4.5 होगा और फिर कुछ, मतलब जिसके पास भी आए। मैं ये नहीं कह रहा, हम यार मैं कैलकुलेट भी कर देता हूं। यहां से देखो 2 टाइम ऑफ बी होगा 0.9x, तो बी की जो वैल्यू होगी वो 0.45x होगी, और इसमें से वो माइनस कर दोगे तो सी की वैल्यू 0.35x होगी। तो सबसे लिस्ट ए के पास है, लेकिन ये तब पता चला जब बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। तो सेम यहां से भी तभी होगा जब बी और सी की वैल्यू आ जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि किसके पास लिस्ट है। बात समझ में आई। उसके बाद देखो यहाँ पे 10 सम ऑफ द, तो स्टेटमेंट 2 से भी आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट है द सम ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी एंड सी इज 80% ऑफ द टोटल अमाउंट। ये तो यहां से भी पता था हमें, लेकिन इस स्टेटमेंट से हम बी और सी का इंडिविजुअल अमाउंट नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए जो आंसर बनेगा यहां पे वो क्या बनेगा, देखो आंसर बनेगा द डाटा आइदर इन स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर, व्हाइल द डाटा इन स्टेटमेंट 3 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात समझ पाए। चलो नेक्स्ट, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। Following question contain two statement as statement 1 and statement 2. You have to determine which statement is are necessary to answer the question. How many people are traveling in the bus? कि कितने लोग बस में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है कि देर आर 25% विमेन एंड 35% चिल्ड्रन पैसेंजर इन द बस। ठीक है, अब जो विमेन है वो 25% है। ठीक है, और जो चिल्ड्रन है वो 35% है। ठीक है, अब चिल्ड्रन में तो दोनों आते हैं ना, मैन भी और वीमेन भी, मेल चिल्ड्रन भी हो सकता है और फीमेल भी, तो इस स्टेटमेंट से तो नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट 2 देखें तो कह रहा है कि देर आर 148 मैन पैसेंजर आर इन द बस, कि इसके अंदर जो मैन है वो 148 है। अकेले इससे भी नहीं बता सकते, है ना, लेकिन अगर दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो हमें पता चला कि वीमेन अगर 25% है, ठीक है, तो मैन कितने होंगे 75%। ठीक है भाई, क्योंकि टोटल तो 100% ही होता है। ठीक है, तो यानी कि इस 75% की वैल्यू 148, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड करके आप आंसर कर सकते हो, और ये गिवन है ऑप्शन नंबर ई के अंदर कि द डाटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, और इसीलिए हम बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इफ एज सैलरी इज 30% मोर देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंटेज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। अगर ए की सैलरी बी की सैलरी से 30% मोर है, अगर बी की सैलरी 100 है तो ए की सैलरी कितनी होगी 130। ठीक है भाई, तो बताओ कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना लेस है। अब बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना लेस है 30, लेकिन जब आप इसको परसेंटेज में निकालोगे तो बेस चेंज हो जाएगा। बी ए की सैलरी बी से ज्यादा थी, लेकिन बी की सैलरी ए से कम पूछ रहा है, तो डिनोमिनेटर में ए आएगा, तो 30/130 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, तो 300 डिवाइड बाय 13, तो 13 से गया 2, 26, 23 1/, ठीक है, तो इतने परसेंट लेस होगी, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। बात समझ पाए सारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स बाय 10%, by how much percent must a householder increase its consumption so as not to decrease the expenditure on this item। ये कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या होता है कि जब भी आपका एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है रेट इनटू कंजम्पशन। क्या होता है, रेट इनटू कंजम्पशन। ठीक है भाई, तो जब भी आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा कांस्टेंट, मतलब इस पे कोई चेंज नहीं हो रहा,
ठीक है। तो जो रेट और कंजम्पशन होंगे वो हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि अगर रेट में रेशियो x रेशियो y है तो कंजम्पशन का रेशियो हमेशा y रेशियो x होगा, यानी उल्टा होगा। ठीक है। ऐसा क्यों? आप नॉर्मली एग्जांपल ले लो, आपकी जेब में 500 रुपीज है, हम मार्केट में एप्पल खरीदने गए, एप्पल का रेट है 100 रुपीज पर केजी। ठीक है, एप्पल का रेट कितना है? 100 रुपीज पर केजी। तो कितने एप्पल खरीद के लाऊंगा मैं? 5 केजी। मेरी जेब में 500 रुपए हैं, ठीक है, और मैं मार्केट में गया एप्पल खरीदने और एप्पल है 100 रुपए किलो, तो मैं कितने एप्पल खरीद पाऊंगा? 5 केजी। अगले दिन फिर गया मैं मार्केट में, आज एप्पल का रेट है 250 रुपए किलो, तो एप्पल कितने खरीद पाऊंगा? 2 किलो। तो अगर आप कल के और आज के रेट को कंपेयर करें तो 50 से गया 2:5, और कल की और आज की कंजम्पशन को कंपेयर करें तो रेशियो होगा 5, उल्टा होगा। अगर रेट बढ़ेंगे तो वस्तु कम खरीद पाओगे, रेट डाउन होंगे तो वस्तु ज्यादा खरीद पाओगे। तो यही चीज यहां पे है। ठीक है भाई, वो कह रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स बाय 10%, यानी कि अगर रेट, अगर ओरिजिनल और न्यू अगर 100 था तो अब रेट गिर के 90 रह गए, क्योंकि 10% डिक्रीज हो गया, तो रेट का रेशियो हो गया 10:9। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा? कंजम्पशन का रेशियो होगा 9:10। अब वो कह रहा है कि बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर इंक्रीज इट्स कंजम्पशन सो एज नॉट टू डिक्रीज द एक्सपेंडिचर, कि अब सस्ती होगी है कोई चीज तो वो अपनी खपत बढ़ा ले, कंजम्पशन बढ़ा ले, तो वो कंजम्पशन कितनी इंक्रीज करे? तो कंजम्पशन पहले अगर 9 थी तो अब 10 कर ले, तो कितना इंक्रीज करे? 1। किससे? 9 से। तो 1/9 इंटू 100, तो वैल्यू होगी 11 1/9%। तो इतनी कंजम्पशन अपनी इंक्रीज कर ले। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। कंसेप्चुअल फ्री लेक्चर सीरीज है, ये मत सोचना कि तो ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया सर ने, कंसेप्ट नहीं सिखाए या दूसरी चीजें, जो वादा किया है निभाएंगे। यहां भी आपको देखो बहुत अच्छे तरीके से कवर करते जा रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, वही सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर, कि चीनी की कीमतों में 20% की रिडक्शन हुई और इसके कारण अनेबल टू परचेज 3 kg मोर इन 120, तो 120 रुपए में 3 किलो शुगर ज्यादा आ जाती है। तो बताओ कि शुगर का ओरिजिनल प्राइस क्या है? अब एक बात बताओ, ये तो फिक्स है ना कि पहले भी 120 की परचेज कर रहा था और आज भी। तो अगर मैं रेट देखो, रेट, तो अगर ओरिजिनल रेट 100 था तो अब न्यू रेट कितना हो गया? 80, क्योंकि 20% गिर गया रेट तो भाई। ठीक है, रिडक्शन हुआ है, तो रेट में रेशियो होगा 5:4। तो कंजम्पशन में रेशियो क्या होगा? 4:5। तो कंजम्पशन कितनी इंक्रीज हो रही है? 1, और कंजम्पशन इंक्रीज कितनी हो रही है? 3 kg मोर खरीद रहा है वो, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 kg। ठीक है, तो अब वो कितनी शुगर परचेज कर पा रहा है? 5 × 3 15 kg, और वो पहले कितनी शुगर परचेज कर पा रहा था? 4 × 3 यानी कि 12 kg। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि रेट बताओ ओरिजिनल, तो ओरिजिनल रेट क्या होगा? ओरिजिनल रेट ये होगा बच्चे कि 120 रुपीज में, और 1 किलो शुगर की कॉस्ट है 12, तो जो ओरिजिनल रेट है वो कितना होगा? 10 रुपीज पर केजी। न्यू रेट पूछे तो 120 को 15 से डिवाइड कर देंगे, तो जो रेट है दैट इज ₹10। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 3। ठीक है, बात समझ पाए सारे? बना सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बहुत आराम से बन जाएंगे। चलो तो नेक्स्ट देखो, व्हेन ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन रिड्यूस्ड बाय 10%, द नंबर, कि एक नंबर को पहले 10% इंक्रीज कर दो फिर 10% डिक्रीज कर दो, तो बताओ उस नंबर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ठीक है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव चेंज। क्या बोलते हैं इस कंसेप्ट को? सक्सेसिव चेंज। तो सक्सेसिव चेंज निकालने के 3 तरीके हैं। पहला है बेसिक तरीका, बेसिक मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है सक्सेसिव चेंज निकालने का a + b + ab/100, और तीसरा होता है प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। ठीक है, क्या होता है? प्रोडक्ट
कंसिस्टेंसी। इस प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी में हमेशा ओरिजिनल डाटा को न्यू डाटा के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बेसिक मेथड क्या, 100 ले लो। मान लीजिए नंबर 100 है, तो पहला चेंज क्या हुआ, उसको 10% इंक्रीज किया गया, 10% इंक्रीज, तो 100 का 10% 10 होगा, तो अब वो नंबर हो गया होगा 110। अब फिर उसको 10% डिक्रीज कर दिया, तो अगर 110 का 10% ले तो 11 डिक्रीज, तो 110 में से 11 गया, 99 बच गया। तो जो नंबर 100 था अब वो 99 रह गया, तो वो कितना डिक्रीज हुआ, 1। तो 1 कह लो या 1% कह लो, तो राइट आंसर होगा कि वो डिक्रीज हो जाएगा 1%। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा 1%। बात समझ में आई। दूसरा सक्सेसिव चेंज क्या है कि पहला चेंज है 10% इंक्रीज हो रहा है, तो ए की वैल्यू +10। दूसरा चेंज है कि 10% डिक्रीज हो रहा है, तो बी की वैल्यू -10। तो यहां पुट करेंगे 10 प्लस -10 प्लस 10 इंटू -10 डिवाइड बाय 100। तो ये तो कैंसिल हो गया भाई, तो 100 तो माइनस का 1 आया, अगर माइनस का 1 आया तो 1% डिक्रीज होगा। ठीक है, फिर प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी देखो, यहां ओरिजिनल और न्यू को कंपेयर करते हैं। पहला चेंज क्या है, 10% इंक्रीज हुआ, 10% का मतलब 1/10, यानी कि ओरिजिनल नंबर 10 था तो 1 इंक्रीज होके 11 बन गया। फिर 10% डिक्रीज हो रहा है, 10% का मतलब अगेन 1/10, यानी नंबर अगर 10 था तो फिर 1 डिक्रीज होके 9 बन गया। तो प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी मतलब प्रोडक्ट करो, अब 10 इंटू 10 100 और 11 इंटू 9 99, यानी अगर ओरिजिनल नंबर 100 था अब 99 रह गया, तो 1% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ऐसे तरीके आपको लगाने होते हैं इसके अंदर। बात समझ पाए सारे, तो ऐसे करके आपको इन्हें यूज करना है, आप आराम से बना पाओगे। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट, अब देखो ये सेम वही आपको प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी लगानी है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16.2% एंड द कंजम्पशन ऑफ फैमिली इज डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर। अब हमें पता है कि एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर होता है रेट इनटू कंजम्पशन, यही होता है भाई कि रेट इनटू कंजम्पशन। तो एक्सपेंडिचर पे फर्क देखो क्या है, अगर ये ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है, ये फाइनल या न्यू एक्सपेंडिचर है। पहले रेट पे क्या इंपैक्ट हुआ कि 16.2/3% इंक्रीज हो रहा है। 16.2/3 का मतलब 1/6 होगा, रेट 6 से 1 इंक्रीज होके कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, जो कंजम्पशन है वो 20% डिक्रीज हो रही है, तो कंजम्पशन अगर 20% डिक्रीज हो रही है, 20% का मतलब 1/5, यानी पहले अगर ओरिजिनल कंजम्पशन 5 थी, अब 1 डिक्रीज होके कितना रहेगी, 4। तो अगर ओरिजिनल एक्सपेंडिचर 30 था 6 इंटू 5, तो अब वही एक्सपेंडिचर 28 बच गया। तो 2 से कैंसिल कर दें 15, 2 से कैंसिल करोगे 14, तो यानी जो हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो 1 डिक्रीज हुआ फ्रॉम 15। तो 1/15 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 62/3% डिक्रीज होगा, जो कि गिवन है आपका ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज इज 62/3 डिक्रीज होगा। बात समझ में आई। चलो, तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बता रहा हूं, ये कंसेप्ट नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में जो अभी बताया, क्योंकि उस कंसेप्ट के अंदर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, बट यहां है कि नहीं हमें नहीं पता। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है यहां, लेकिन चेंज परसेंटेज में नहीं है, क्योंकि यहां चेंज अमाउंट में हो रहा है, 2 पर केजी 4 पर केजी। लेकिन अपना दिमाग लगाओ और कमेंट करके बताओ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हमने और भी रखे थे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी यूज होगा। जैसे देखो, इस क्वेश्चन का आंसर सबको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब ये देखो, इस कंसेप्ट को इसी क्लास में खत्म कर लेते हैं, अगले कंसेप्ट से फिर अगली में। इफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय। अब 10% का मतलब होता है 1/10।
यानी कि इसकी साइड अगर ओरिजिनल 10 है तो न्यू साइड कितनी होगी, 1 इंक्रीज होके 11। अब पूछ रहा है वॉल्यूम पे इंपैक्ट, वॉल्यूम होती है साइड का क्यूब 3 टाइम्स। तो अगर वॉल्यूम पे इंपैक्ट निकालना है तो 3 बार साइड लेनी पड़ेगी, 3 बार साइड ली हमने। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू होगी 1000 और ये 11 का क्यूब हो गया 1331। दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दो, इधर 100 और इधर 133.1। तो ये कितना इंक्रीज हुआ, 33.1% इंक्रीज हुआ। ठीक है। बहुत सारे बच्चे ना बाद में कमेंट करते हैं कि सर आप मुश्किल क्वेश्चन दे देते हो होमवर्क में। भाई अगर जो पढ़ाया है सेम वही क्वेश्चन दे दूंगा, तुम 1 सेकंड में सोल्व कर लोगे, फिर तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल क्या करोगे? अगर थोड़ी मेहनत ही नहीं हुई, ये चीज मैंने पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया है, उस कंसेप्ट पे सवाल ऐसा दिया है कि घुमा फिरा के सोच के आंसर करना पड़े। अगर सेम ही क्वेश्चन दूंगा तुम 1 सेकंड में आंसर कर लोगे, फिर तुमने क्या, तुम्हारा दिमाग ही नहीं लगेगा तो तुम क्या सीखोगे? प्रैक्टिस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हो, समझ रहे हो? तो इसको ट्राई करना, जो कंसेप्ट पढ़ा है कंसेप्ट वही लगेगा, कंसेप्ट सेम होता है। मैं बिल्कुल ऐसा कोई सवाल नहीं देता हूं कि दूर दराज से कुछ भी उठा के दे दिया, मैं हमेशा कंसेप्ट वही रखता हूं, लेकिन घुमा फिरा के ऐसी बात पूछता हूं कि ताकि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। और तो अगर चीज थोड़ी हटके होगी तो मजा आएगा, वरना मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछ के आप अनाप शनाप कमेंट करोगे, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। थोड़ा समझा करो भावनाओं को और टीचर की इज्जत करना सीखो। कुछ लोग हैं जो इस तरीके से बिहेव करते हैं बाद में। फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको अप्रिसिएशन देनी चाहिए, कहां मिलेगा ये सब? लेकिन आप घमंड में चूर होके आपके पास 100-200 का इंटरनेट का पैकेज है, उसका भरपूर इस्तेमाल करते हो आप गालियां देने में किसी को या क्रिटिसाइज करने में। नहीं, अच्छा पढ़ रहे हो, सम्मान करिए। जो पुस्तकों का जो खेल में, आपने कभी किसी खिलाड़ी को देखा है जब ग्राउंड में जाता है तो ऐसे उसकी माटी माथे पे लगा के फिर एंट्री करता है कि वो मुझे इंजरी से बचाएगा, मैं उस ग्राउंड के सम्मान कर रहा हूं। तो हमेशा ये ग्राउंड है आपका, इसकी मर्यादाओं का उल्लंघन कभी मत करना। बहुत सारे लोग नहीं है, एक आध कोई आता है जो थोड़ा सा जोश में आकर के इस तरीके से रिएक्ट करता है। नहीं, हम आप लोगों के लिए यहाँ पे, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा कंसेप्ट कंटेंट बहुतों के बस की बात नहीं है यार, एडिटैप आप लोगों को दे रहा है, ठीक है। चलो, तो ये आपको करना है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन और इसी कंसेप्ट पे है। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25% देन इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय। अब देखो 25% का मतलब है 25/100, यानी कितना, 1/4। तो यानी कि अगर इसकी साइड 4 है, इंक्रीज हो रहा है, तो फिर न्यू साइड कितनी हो जाएगी, 5, 1 ऐड हो जाएगा। चेंज बताना है एरिया पे, और एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड को 2 टाइम लेना पड़ेगा, 4 और 5। तो यानी अगर पहले इसकी का एरिया 4 × 4 16 था तो 25 हो गया। तो कितना चेंज हुआ, 9 इंक्रीज हुआ, किससे, 16 से। तो 9/16 × 100, तो 4 से गया 25, 4 से गया 4, तो ये बन गया 225 डिवाइड बाय 4। तो ये 56.25% है, ठीक है। आसान तरीका है, आराम से आप यूज करिए, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, है ना। चलो, तो बाकी ये क्वेश्चन देखो, ये भी सेम इसी कंसेप्ट का है, ठीक है। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, ठीक है। इट वॉज परचेज्ड 3 ईयर एगो, 3 साल पहले खरीदी गई थी। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज दिस, परचेज प्राइस वाज, ठीक है। एक मशीन की कीमत हर साल 10% गिरती है, ठीक है। तो 10% का मतलब 10/1, यानी अगर इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10 होगी तो इसकी न्यू कॉस्ट 9 होगी, क्योंकि 1 डिक्रीज हो रही है, हर साल गिर रही है। और बात हो रही है 3 साल पहले की, कि अगर 3 साल पहले ये खरीदी गई थी और आज इसकी फाइनल कॉस्ट इतनी है, तो हर साल इतना ही रेशियो गिरता होगा, 10 से फिर 9 रह जाती होगी, 10 से फिर, क्योंकि 3 साल बोला है तो 3 बार ले लो, 4 बोले 4 बार, ठीक है। तो ये फाइनल प्राइस तो हमें पता है, ये ओरिजिनल प्राइस निकालना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ओरिजिनल प्राइस और फाइनल प्राइस में रेशियो ये बनेगा, और फाइनल प्राइस गिवन है ये। तो 729 की वैल्यू 8748, तो 1 की वैल्यू कितना, 12 से कट गया ये, 12 निमा 108, 10 24 34 84 337, तो 1000 की वैल्यू कितनी, 12,000। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा
वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो, तो ये वाला कंसेप्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये रिमेनिंग और वो वाला कंसेप्ट है। तो अभी तक हमने यही वाला कंसेप्ट खत्म करना था, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी तक। तो इस वीडियो को आपने बड़े ध्यान से देखा है, अच्छे से पढ़ा है इन सब चीजों को। ठीक है, और ये वाला कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको हमारे यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स के बारे में भी बता देता हूँ। बहुत बेहतरीन कोर्स है। जो चीजें आप यहाँ पे सीख रहे हैं ये तो थोड़ा सा लिमिटेड फॉर्म में है। आप इनको और एक्सप्रेस करना चाहते हैं और बहुत बेसिक से सीखना चाहते हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहते हैं, हमसे इस तरीके से बात करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स में आइएगा। यहाँ पे आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है। 100 घंटे की क्लासेज मिलेंगी, बिल्कुल जीरो से लेकर के यूपीएससी लेवल की, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगी। बिल्कुल आपका कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, इंग्लिश आपकी कमजोर है, आइए इस बैच में। और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। टेस्ट सीरीज है एक कंप्लीट, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लेंथ भी है, फिर क्या बचेगा। और क्वेश्चंस की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ऐसा नहीं है कि आंसर्स के नाम पे ABCD होंगे, नहीं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा। वीकली आप हमसे बात कर पाएंगे, लाइव डाउट सेशन रहेगा हमारे साथ, और एग्जाम से पहले रिवीजन क्लासेस भी रहेंगी और ये लाइव रहेंगी। ठीक है, जैसे ही आपका पेपर आएगा उस पेपर से 1 महीना पहले आपको सारा रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, एक कंप्लीट पैकेज है, बहुत शानदार कोर्स है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डेमो वीडियो देखो और इनरोल करो। हमारी अगली मुलाकात इस कोर्स के क्लास में होगी। ठीक है भाई, चलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो में परसेंटेज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो बचे हुए कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। कमेंट करके जरूर बताया करो कि इन लेक्चर्स में आपको कितना मजा आ रहा है, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करेंगे, आपके कमेंट हमें एक एनर्जी देंगे कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा डिलीवर कर पाए। आपको लगता होगा कि कमेंट, मेरे एक कमेंट से क्या हो जाएगा, आपका एक कमेंट बहुत महत्व रखता है। आपके द्वारा दिया गया एक भी फीडबैक, एक भी अप्रिसिएशन हमारे लिए उस हद तक लेकर के जाएगी कि यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर फ्री में भी पढ़ाया जा रहा है तो एड्यूटैप ने आपको एक कमिटमेंट दिया कि अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक है, और लगातार आपको अगर इसी टाइप का कंटेंट, ऐसे ही कंसेप्ट सीखने हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट हमें चाहिए आपके। ठीक है, चलो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।